कैलेंडर में आज की तारीख अगर आप देखें तो 4 मई की तारीख है। घड़ी में इस वक्त लगभग 12 बजे के आसपास का समय है और जो तस्वीरें आपके सामने इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे, बीजेपी 160 के आसपास है। टीएमसी की अगर हम बात करें तो 123 के आसपास थोड़ी सी सिमटी हुई नजर आ रही है। हालांकि अभी तक पूरे रुझान सामने नहीं आ पाए हैं, मगर फिर भी ये टीएमसी कार्यकर्ताओं के लिए जरा सी घबराने वाली खबर होगी। मेरे साथ अविनाश जी मौजूद हैं। पूरे चुनाव पर इन्होंने बहुत पैनी नजर अपनी रखी। साथ ही सुबह से जब से पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई, जब से पहला रुझान सामने आया, तब से एक एक सीट पर नजर बनाए हुए हैं। बंगाल चुनाव के साथ ही 5 राज्यों में जो चुनाव के नतीजे सामने आ रहे हैं उन सब पर नजर है। बंगाल से मैं शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि इस वक्त लगभग आधे देश की अगर मैं बात करूं तो सिर्फ बंगाल पर नजर है। बिल्कुल है। कि बंगाल में इतना बड़ा खेला आखिर हुआ कैसे? खेला अगर मैं कहूं ना भी कहूं, क्योंकि अभी तक पूरी जो चुनावी नतीजे वो सामने नहीं आए हैं। नहीं, लेकिन अब जितने देर की गिनती हो चुकी है, चूंकि हाँ। ये 4 घंटे से ज़्यादा की गिनती हो चुकी है तकरीबन, पोस्टल बैलेट को ख़त्म हुए उसके बाद 4-5 राउंड की 6 राउंड की गिनती हो चुकी है। हालांकि 21 राउंड, कहीं कहीं 27 राउंड की भी गिनती होनी है, लेकिन जो तस्वीर निकल करके सामने आई है वो अब यही सामने आई है कि बंगाल में खेला हो गया है और बंगाल में अब कमल खिलता हुआ नजर आ रहा है। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन अब अपने समाप्ति की ओर है। और ये मैं 12 बजे की ही बात नहीं कर रहा हूं। हाँ। ये सुबह 8 बजे से यही तस्वीर सामने नजर आ रही है। सुबह 8 बजे के आसपास जब ये गिनती शुरू नहीं हुई थी, पोस्टल बैलेट के लिए गिनती के लिए अधिकारी जा रहे थे, उस समय हमारे पास 2 विजुअल सामने आए। एक विजुअल सामने आया कोलकाता में, वहां से जहां एआईटीसी का मुख्यालय है, वहां पे बिल्कुल ही सन्नाटा पसरा हुआ था। और उसी 8 बजे दिल्ली में भाजपा के केंद्रीय कार्यालय में पूरियां तली जा रही थी। तो अपने आप में ये बात साबित करती है कि भारतीय जनता पार्टी इस जीत को लेकर के कितनी मुतमईन थी, कि उसे लगता था कि जीत तय है और तभी हजारों कार्यकर्ता जुटेंगे, उनके लिए खाने की व्यवस्था होनी चाहिए। तो उन्होंने पूरियां तलवानी शुरू कर दी थी और वहीं पर एआईटीसी में सन्नाटा पसरा हुआ था। और बाकी की जो कहानी बची हुई है वो 12 बजे के आसपास की तस्वीर साफ कर दे रही है कि 294 में से 293 सीटों की ही गिनती हो रही है। फाल्टा की सीट पे गिनती नहीं हो रही है क्योंकि वहां पे 21 मई को फिर से रिपोलिंग है, हिंसा हो गई थी वहां पे। 293 में 147 सीटें चाहिए थी बहुमत के लिए, और अभी जो बीजेपी ट्रेल कर रही है, लीड कर रही है, वो है 159-160 का आंकड़ा। इसका मतलब यह है कि भाजपा अब लगता है कि सरकार बनाने की ओर बढ़ गई है। और 15 साल जो ममता बनर्जी का शासन रहा है 2011 से 2026 तक का, वो खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि जिस तरह से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि बीजेपी मुख्यालय के बाहर पूड़ियां तली जा रही हैं, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं, टीएमसी कार्यकर्ताओं में जरा सी घबराहट तो होगी। और मुझे लग रहा है कि शायद अंदर ही अंदर मीटिंगों का दौर भी शुरू होने ही वाला होगा कि अब इस हार का ठीकरा किस पर फोड़ा जाए। आपको क्या लगता है कितने देर और है कि ईवीएम का नाम एक बार सामने आ सकता है चुनाव में? अब देखिए, आप कुछ भी ईवीएम का नाम लीजिए, आप कुछ भी चुनाव आयोग को कोसिए, आप कुछ भी भारतीय जनता पार्टी की रणनीति को कोसिए, लेकिन फैक्ट तो फैक्ट है। और फैक्ट यही है कि भारतीय जनता पार्टी बंगाल में कमल खिला चुकी है। क्योंकि अगर इस फैक्ट के उलट आप जाएंगे, अगर ईवीएम की गड़बड़ी की ही आप बात करने लगेंगे, तो जो तमिलनाडु भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा से अभेद्य रहा है, ईवीएम से ही भेद ना होता तो वहां भी भेद लेते। केरला में सरकार बनाने की कोशिश 2016 में तब से अमित शाह कर रहे हैं जब वो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे, और जब उत्तर से लेकर दक्षिण तक भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हुआ करती थी, तब भी 2016 में अमित शाह ने कहा था कि भाजपा का सपना तब तक पूरा नहीं होगा जब तक बंगाल और केरल और त्रिपुरा, उस समय अछूता था उनसे, 3 राज्यों में हमारी सरकार नहीं बन जाती। त्रिपुरा का किला उन्होंने ध्वस्त किया, बंगाल का किला ध्वस्त होता हुआ नजर आ रहा है। और अगर यही जीत की वजह थी, अगर इसी तरीके से जीतने की कोशिश थी, तो वो तो फिर केरला का भी किला ध्वस्त कर लेते। केरला में भी उनके पास अच्छे खासे नेता हो गए थे। इसका मतलब यह है कि भारतीय जनता पार्टी को जो लोग ईवीएम के जरिए जीतता हुआ दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें फिर से अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। केरला में कांग्रेस जीत रही है, सीपीएम के 10 साल का शासन का खात्मा हो रहा है वहां पे। तमिलनाडु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी लंबे समय से कोशिश कर रही है, वहां पर एक एक्टर आता है, अपनी पार्टी बनाता है और एमजीआर की तरह वो सबसे बड़ी लीड लेके चला जाता है। वहां तो ईवीएम सही है, इसका मतलब एक जगह सही, एक जगह गलत नहीं होती है ना। अब आप कहते रहिए, परसों नरसों आपके पास भी मोबाइल पे एक मैसेज आया होगा, 11 साढ़े 11 के आसपास अलर्ट का मैसेज आया था कि कोई भी राष्ट्रीय आपदा होगी तो भारतीय जनता केंद्र की जो सरकार है या जो डिजास्टर मैनेजमेंट है हमारा, हमको अलर्ट कर सके। सिंपल सा मैसेज था, सबके फोन अचानक से बजे, पैनिक मोड में सब लोग आए थे।
उसके बाद से क्या हुआ, सोशल मीडिया पर कैंपेन चला कि जब फोन पे ये अलर्ट भेजा जा सकता है तो ईवीएम हैक की जा सकती है। ये कौन सी बात हुई? आप जीतते हैं तो ईवीएम हैक नहीं होती है, आप हार जाते हैं तो ईवीएम हैक हो जाती है। ये तो नहीं होता है। ईवीएम हैक करना होता तो 2021 में क्यों नहीं कर लिया भारतीय जनता पार्टी ने? केंद्र में उस समय भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बहुमत की सरकार थी, किसी बैसाखी की भी जरूरत नहीं थी भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र मोदी को। अभी जो आप कह सकते हैं कि नहीं चंद्रबाबू नायडू का सहारा लेकर रखा है या नीतीश कुमार का सहारा लेकर रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस समय। और खुला खेल फर्रुखाबादी था उस समय, नहीं हुआ। इसका मतलब है कि भरोसा तो आपको करना पड़ेगा। बंगाल में मुझे और लगता है कि ईवीएम वाला जो दाव है वो थोड़ा सा उल्टा इसलिए भी पड़ सकता है क्योंकि सरकार आपकी, प्रशासन आपका, सब कुछ आपका, और फिर भी ईवीएम हैक का जैसा बचकाना। देखिए मुझे लगता है कि ये हमेशा से बचकानी बातें होती आ रही हैं ईवीएम को लेकर के, और ईवीएम को लेकर के ये 2026 में बात नहीं हो रही है, ये 2009 से ही बातें शुरू हैं। जब 2009 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी हारी थी, लाल कृष्ण आडवाणी उस समय उसके मुखिया हुआ करते थे, तो उन्होंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ रोना रोया था। तो ऐसा नहीं, जो हारता है वो ईवीएम पे ठीकरा फोड़ देता है, ये नहीं देखता है कि हमने क्या किया। अगर मैं आपको बताऊं अमन कि भारतीय जनता पार्टी की बात आप कर रहे हैं कि बंगाल में कैसे कमल खिल रहा है, कैसे इस रुझान में सत्ता भारतीय जनता पार्टी को मिलती हुई दिख रही है, तो किसी भी इतिहास के विद्यार्थी को, किसी भी पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी को ये हमेशा इस बात को याद रखना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी से पहले जनसंघ और जनसंघ से पहले संघ, यही संघ से निकला हुआ उसका संगठन था, आनुषंगिक संगठन था जनसंघ, जो 1977 में जनता पार्टी के बाद 80 में भारतीय जनता पार्टी बना। आपको यह बात याद रखनी चाहिए कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो सर संघ चालक पहले थे, संस्थापक थे डॉक्टर केशव राव बलराम हेडगेवार, उनके नाम में जो डॉक्टर जुड़ा था, उस डॉक्टरी की पढ़ाई उन्होंने कलकत्ता से की थी। तब कलकत्ता ही हुआ करता था, कोलकाता नहीं हुआ करता था। 1939 आजादी से कई साल पहले की बात है, 1939 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जब 14 साल का हुआ था तो उसने कलकत्ता के मानिक तला में अपना पहला कार्यालय खोला था। तो जो आज आपको नतीजे दिख रहे हैं, ये नतीजे आज के नतीजे नहीं है, ये 1939 से कोशिश हो रही है। 1952 में, जिसको नहीं याद होगा वो जान ले, 1952 में जब जनसंघ बना था, पहला चुनाव 51 में बना था, 52 में पहला चुनाव लड़ा था, तो उसने लोकसभा की 2 सीटें जीती थी उस समय जनसंघ ने पश्चिम बंगाल में, और विधानसभा की 1 सीटें जीती थी, जिसमें से एक श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जीते थे, जो राष्ट्रीय उसके जनसंघ के संस्थापक अध्यक्ष हुआ करते थे। तो ये तब से कोशिश चली आ रही है, कभी आगे जाती है बीजेपी, कहीं पीछे जाती है। और रही बात ममता बनर्जी की, जानने वाले जानते हैं, फिर भी मैं याद दिलाता हूं, 1998 वो पहला साल था जब यही ममता बनर्जी 97 में पार्टी तोड़ करके निकली थी, तृणमूल कांग्रेस बनाई थी, और 98 में भाजपा के साथ गठबंधन इन्हीं ममता बनर्जी ने किया था। बंगाल में 13 सीटें दी थी, जिसमें से 1 सीट जीती थी भारतीय जनता पार्टी। तो ये आज की नहीं लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी लगातार कोशिश करती आई है, और उसी कोशिश का नतीजा है। उसकी वजहें क्या रही हैं, इस पे हम अलग से फिर बात कर सकते हैं, अभी भी बात कर सकते हैं। बिल्कुल, वजह पे आते हैं। ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, मुझे लग रहा है कि जब तक एग्जिट पोल के नतीजे सामने नहीं आए थे, उसके पहले आम जनता के मन में भी शायद इतना नहीं होगा कि बंगाल में इतना बड़ा खेला हो सकता है। हालांकि चुनाव वाली डेट को, जिस दिन पोलिंग हुई, उस दिन जिस तरह से बम्पर मतदान हुआ, इसके लिए इलेक्शन कमीशन की भी वाहवाही करनी बनती है, क्योंकि 92% एक बहुत बड़ा आंकड़ा होता है। देखिए उस आंकड़े में एक तो ये है कि आपने जब एसआईआर किया और आपने जब वोटर काटे, तो वो वोटर थे जो कभी वोट दे ही नहीं सकते थे। जी भाई, 21 में भी नहीं दे सकते थे, 26 में भी नहीं दे सकते थे। 21 में उनके नाम नहीं कटे थे, तो इसलिए ये लग रहा था कि ये 70 लाख 80 लाख जो लोग हैं, ये वोट देने नहीं गए। इस बार उनका नाम ही कट गया, जो वोट देने नहीं जा सकते थे, तो जो एक्चुअल वोटर थे उनमें से लोग वोट देने के लिए गए, और यही आपको बढ़े हुए रुझानों में, बढ़े हुए वोट प्रतिशत में दिख रहा है। इसमें कोई बड़ा अंतर नहीं है। वो कभी भी, अगर ये एसआईआर नहीं होता तो ये वोट प्रतिशत कम हुआ होता, क्योंकि जो एक्चुअल वोटर थे वो सिर्फ कागज पे थे, वो एक्चुअली में थे ही नहीं, वो बूथ तक जा ही नहीं सकते थे। कोई मर गया था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो चुकी थी, बहुत सारे लोग बंगाल छोड़ करके अलग अलग प्रदेशों में चले गए थे, अपनी रोजी रोटी रोजगार की तलाश में चले गए थे, परिवार के साथ चले गए थे। तो जो बंगाल में है ही नहीं, वो वोट कैसे देगा? तो ये बढ़े हुए वोट प्रतिशत का तो ये पूरा खेल है। रही बात इसकी वजहों की, तमाम जो वजहें गिनाई जा रही हैं, बहुत सारे लोग अभी भाजपा की कोशिश, अमित शाह की कोशिश, ये तमाम बातें कर रहे हैं।
आपको 2021 का भी चुनाव याद होगा, 77 सीटों पर सिमटी थी भारतीय जनता पार्टी। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि भारतीय जनता जब अभी इससे पहले तक ये कहा जा रहा था कि भाजपा का राष्ट्रवाद वहाँ पे नहीं चलेगा, भाजपा का सांस्कृतिक राष्ट्रवाद वहाँ पे नहीं चलेगा, बंगाली अस्मिता उस पर हावी हो जाएगी और खेला होगा, इस तरह की जो बातें करते थे, ये सच था कि ये होता आया था। लेकिन आप उसके बदले हुए तरीकों को जब आप समझेंगे, जैसे मैंने भी जब ये कोशिश करनी शुरू की और ये तलाशना शुरू किया कि यार भाजपा जो मतलब आप कच्छ से कामरूप तक जो फैल चुकी है, वो भाजपा बंगाल में क्यों नहीं जा पाती? जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के रहने वाले थे, जिन्होंने जनसंघ जैसा पार्टी बना करके पूरे देश को दे दिया, वहां पे कमल क्यों नहीं खिल पाता था? तो मुझे समझ में आया उसको पढ़ते हुए, समझते हुए, कि भाजपा की जो शुरुआत थी, जनसंघ की जो शुरुआत थी, उसका जो कोर था, वो कोर बंगाल के जो वोटरों के मन में था, उस कोर से मेल नहीं खाता था। अब उसको कैसे समझा जा सकता है? उसको यूं समझा जा सकता है कि भाजपा राष्ट्रवाद के मुद्दे की राजनीति करती थी। आप 1952 का चुनाव याद करिए, जितना आपने पढ़ा होगा, हमने पढ़ा है, शरणार्थियों की सबसे बड़ी समस्या थी, ठीक है? पूर्वी बंगाल था, बांग्लादेश हुआ नहीं था, शरणार्थी बहुत सारी संख्या में यहां पर आ रहे थे। उनको टैकल करने का काम उनको लगा, भाजपा को लगा कि ये जो हिंदू शरणार्थी यहां आए हैं, इनको हिंदू के नाम पर एकजुट किया जा सकता है और इनमें अपनी पैठ बढ़ाई जा सकती है। कांग्रेस परेशान थी ही। लेफ्ट ने क्या किया कि आप जब शरणार्थी के तौर पर यहां आते हैं तो आपकी सबसे मूलभूत जरूरत होती है रोटी, कपड़ा और मकान। उस समय के सारे शरणार्थियों की यह जरूरत थी। आपको राष्ट्रवाद की रोटी नहीं खिलाई जा सकती है। भाजपा राष्ट्रवाद की रोटी खिला रही थी और जो लेफ्ट था वो असली रोटी की लड़ाई लड़ रहा था। इस चक्कर में लेफ्ट वहां पर लगातार मजबूत होता गया और ये पिछड़ता चला गया। जब वहां पे रोटी, कपड़ा, मकान की समस्या सारी सॉल्व हो गई, 1971 में बांग्लादेश भी बट गया और जो अब घुसपैठिए आ रहे थे वो शरणार्थी नहीं थे, अब वो घुसपैठिए हो गए थे। तो इसके अंतर को जब भाजपा ने भुनाना शुरू किया, जब उसको समझना शुरू किया, तब उसे समझ में आया कि जिन शरणार्थियों को मैं हिंदू एकजुटता के नाम पर एकजुट करने की कोशिश कर रहा हूं, वहां पे अब डेमोग्राफिकल चेंज दिखा करके यह बताया जाए कि अब वहां पे शरणार्थी नहीं है, बल्कि बाहरी लोग हैं जो मुस्लिम हैं, आक्रांता हैं, और वो आपकी पूरी डेमोग्राफी चेंज कर देंगे। जब ये बात लगातार उनके मन में बैठती चली गई तो उसका नतीजा आज आपको 2026 में दिख रहा है। एक और खबर इस वक्त सामने चल रही है, 34 में से ममता सरकार के 13 मंत्री पीछे चल रहे हैं। ये तो बात इसके पहले हमने की कि बीजेपी ने कहाँ मजबूती पकड़ी। अब जरा उस पर आते हैं कि ममता बनर्जी की सरकार कहाँ कमजोर पड़ गई, क्योंकि इस बार हमने सोशल मीडिया पे भी देखा कि बीजेपी की तरफ से जो युवा थे, या फिर मैं कहूं कि जो बीजेपी ने सोशल मीडिया पे काम किया है, या फिर वहां की जनता को ही ले लीजिए कि वहां की जनता ही मान लीजिए कि बहुत ज्यादा जागरूक थी और वो बीजेपी के पक्ष में कहीं ना कहीं जाती हुई नजर आ रही थी। टीएमसी कहाँ कमजोर रह गई? देखिए, मतलब एक तो बंगाल के बारे में ये कहा जाता है कि वो जल्दी शासन पलटता नहीं है। हाँ, लेफ्ट के शासन को आपने 77 से 2011 तक देखा, ममता बनर्जी के शासन को 2011 से 2026 तक आप देख रहे हैं। हिंदी में कहावत कही जाती है कि रोटी अगर पलटी नहीं जाएगी तो वो जल जाएगी। आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि गुजरात में भाजपा 1996 से शासन कर रही है, वहां एंटी इनकम्बेंसी क्यों नहीं होती है और दूसरे राज्यों में एंटी इनकम्बेंसी क्यों हो जाती है? आप 1996 से लेकर के और अभी तक गुजरात की भाजपा को देखेंगे तो लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे। सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री जो रहे वो नरेंद्र मोदी ही रहे, 2002 से 2014 तक। उसके बाद लगातार मुख्यमंत्री बदलते रहे और मुख्यमंत्री ही नहीं बदलते रहे, पूरी की पूरी कैबिनेट रिशफल होती रही। एक भी मंत्री उस कैबिनेट में होगा ही नहीं। पूरी मुख्यमंत्री, पूरी कैबिनेट बदल करके नई कैबिनेट दे दी आपने। यहां पर यह गड़बड़ थी। ममता बनर्जी लगातार बनी रही, ममता बनर्जी के समर्थक लगातार बने रहे। 15 साल की एंटी इनकम्बेंसी थी ही। शिक्षा भर्ती वाला जो घोटाला हुआ वो हुआ ही, कोयला घोटाला हुआ, उसमें इनकी जो सबसे बड़ी सलाहकार कंपनी थी आईपैक, उसका नाम आया नहीं आया जो भी है, सच है, झूठ है, दबाव है, क्या है, परसेप्शन का जो गेम था, उस परसेप्शन के गेम में ममता बनर्जी इस बार पिछड़ गई। दूसरा यह है कि उसके डायरेक्टर जो थे उसको गिरफ्तार कर लिया गया। जो 2 और डायरेक्टर थे वो जांच में से भागते रहे, इधर उधर भागते रहे। तो जो पूरा का पूरा प्रचार तंत्र था टीएमसी का, वो इस बार उतना एक्टिवेट नहीं हो पाया जितना भारतीय जनता पार्टी ने एक्टिवेट कर रखा था।
और ये एक कमजोर कड़ी टीएमसी की थी। आईपैक पर जब छापा पड़ा, पूरी दुनिया जानती है कि आईपैक कैसी कंपनी है जी। एक पॉलिटिकल कंसल्टेंट कंपनी ही है जिसका यह स्थापना प्रशांत किशोर ने की थी और अब उसका काम धाम कोई और देखता है। उस पर जब छापा पड़ता है तो ममता बनर्जी दल बल के साथ वहां पहुंचती हैं, खुद पहुंचती हैं, कोलकाता की पुलिस वहां पहुंचती है, उनसे डॉक्यूमेंट्स ले लिए जाते हैं, मामला हाईकोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, सुप्रीम कोर्ट पब्लिकली डांट लगाता है और ये बातें सामने आती हैं। तो ये बातें जब सामने आएंगी तो इसका परसेप्शन तो खराब होगा ही होगा। बिल्कुल। और यही सारी बातें रही हैं जो ममता के खिलाफ गई हैं। तो और दूसरा ये भी था कि ममता के बाद कौन होगा ये ममता तय कर चुकी थी। ममता ने अगर नहीं भी तय किया है तो टीएमसी तय कर चुकी थी कि भैया अब अभिषेक बनर्जी आपके नेता हैं। तो परिवारवाद को लेकर के जो शोर मचता है वो वहां पे मचना ही था। यहां पे बीजेपी का कोई चेहरा नहीं था। ठीक है, शुभेंदु अधिकारी हैं, अभी बात शुभेंदु अधिकारी की जा रही है, इससे पहले दिलीप घोष की जाती थी, इससे पहले और भी बहुत सारे नेता थे। तो कोई एक नेता के दम पे वहां पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा था भाजपा का। यहां पे जो थी वो ममता बनर्जी थी, खुद कह भी रही थी कि 294 सीटों को तुम भूल जाओ, 294 पे मैं लड़ रही हूं। तो ये सब कमजोरियां तो आएंगी ही सामने। और मुझे लगता है कि इस बार कहीं ना कहीं जनता के मन में एक बेरोजगारी का मुद्दा भी था। वहाँ के जो युवा हैं वो अक्सर सोशल मीडिया पर आकर तस्वीरें उन्होंने दिखाई कि किस तरह से सारे युवा वापस बंगाल जा रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि उनके मन में एक ही जो टिस थी, मैं वो कहना चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बंगाल में उन्हें रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जबकि बाहर उन्हें रोजगार मिल रहा है। अब वही बात है कि हम जैसे जो पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी, पत्रकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि यही वाली तस्वीर तो बिहार में भी थी। बिल्कुल, सूरत से ट्रेन चली थी ना बिहार वोट देने के लिए, और आज दिल्ली से ट्रेन चली है वोट देने के लिए। यहां पे बंगाली मजदूर भर करके गए तो वो भाजपा को वोट दे रहे हैं जो विपक्ष में है, और सूरत से जो ट्रेन चली वो बिहार गए थे वो नीतीश कुमार को वोट दे रहे हैं जो पक्ष में है। ये कैसे हो सकता है? एक ये भी, अब इसको आपको ठीक ढंग से समझना पड़ेगा कि ये हुआ क्या है, क्योंकि बेरोजगारी का मुद्दा जितना पश्चिम बंगाल में है उससे ज्यादा बिहार में है। बंगाली हो सकता है कि किसी एक आध स्टेट में छूट भी जाए मिलने से, बिहारी तो नहीं छूटेगा। मैं तो नॉर्थ से लेकर के साउथ तक जा चुका हूं, हर जगह बिहारी है। हम यहां बैठे बैठे किसी भी स्टेट का नाम ले लीजिए और फोन में एक नंबर होगा जो वहां का कोई मजदूर होगा, मेरे गांव का ही होगा। मैं अपनी ही बात कर रहा हूं, एक छोटा सा गांव है बलिया जिले का, उसी में का कोई ना कोई मजदूर मुझे मिल जाएगा जो इस देश के हर राज्य में कहीं ना कहीं मौजूद होगा। तो क्या किया जाए, यही है हालत। सोशल मीडिया नैरेटिव भी इसे कहा जा सकता है, लेकिन चूंकि अब ये जो आंकड़ा आपको दिख रहा है वो 170 के पार का जा रहा है, तो पूर्ण बहुमत की तरफ बीजेपी यहाँ पर आगे बढ़ती हुई। अच्छा, बंगाल चुनाव से थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक एक लाइन का छोटा छोटा कमेंट। एक असम चुनाव पर लेते हैं, केरल पर आते हैं, उसके बाद तमिलनाडु और पुडुचेरी पर आते हैं। केरल से शुरुआत करते हैं। केरल में भी इस बार गजब का खेला देखने को मिला। एक एक्टर, नहीं, तमिलनाडु में वो एक्टर है। केरल में क्या है कि केरल लेफ्ट का इकलौता जो किला था, हाँ, पहले त्रिपुरा ध्वस्त हुआ, पहले बंगाल ध्वस्त हुआ, त्रिपुरा ध्वस्त हुआ, और अब इकलौता जो किला बचा था लेफ्ट का वो था केरल, वो भी ध्वस्त हो गया है। पिनरई विजयन की 10 साल की सरकार थी, एंटी इनकम्बेंसी वहां पे ठीक से लागू थी, और केरल हमेशा पलटता रहता था। ये पिछली बार पहली बार हुआ था कि जब लगातार 2 बार पिनरई विजयन की सरकार बनी थी, तो इस बार पलटना तो उसका लगभग तय था। दूसरा ये भी इंपैक्ट हुआ केरला में कांग्रेस को लेकर के, खास तौर से कि आप याद करें कि वायनाड जो है पहले राहुल गांधी ने जीता, बिल्कुल, प्रियंका गांधी जीती। प्रियंका गांधी को एक्टिव पॉलिटिक्स में आए हुए अभी जुम्मा बस यही बाई इलेक्शन में वो उतरी हैं, लेकिन वो एक्टिव रही हैं। वायनाड के जरिए ही उन्होंने पूरे केरल को साधने की भरपूर कोशिश की है, और उसका असर फिलहाल तो अभी दिख रहा है। क्योंकि पिनरई विजयन भी लंबे समय से शासन कर रहे हैं, वो भी अब एक तरीके से राजनीति से थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं, एक्टिव पॉलिटिक्स से थोड़ा दूर हटते जा रहे हैं, उतने सक्रिय नहीं रह गए हैं। इधर राहुल गांधी भी सबसे ज़्यादा सक्रिय रहे तो केरल में रहे, प्रियंका भी सबसे ज़्यादा सक्रिय रही तो केरल में रही, कांग्रेस के और भी नेता की सक्रियता जो है वो केरला में रही। असम में सक्रियता दिखाने के लिए पवन खेड़ा गए तो उल्टा पड़ गया उनको। तो केरल का तो ये मामला है। मुझे लगता है कि जनता भी कहीं ना कहीं अपना नेता एक बार को चुन लेती है, कि जैसे आपने बताया है कि कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स से वो पीछे हटते गए, तो जनता ने कहीं ना कहीं नोटिस किया। उन्होंने सोचा कि किसी और को मौका देके देखा जाए, और सामने एक राहुल गांधी थे, प्रियंका गांधी वाड्रा थी, हमेशा मौका मिलता रहा है। बिल्कुल। अब तमिलनाडु पर आते हैं। तमिलनाडु में बड़ा उलटफेर, गजब हुआ है तमिलनाडु में। हालांकि इसको गजब ये नहीं होता तो शायद गजब होता मेरे लिए, क्योंकि हम दक्षिण भारत की राजनीति जिस तरीके से देखते हैं और जिस तरीके से एक्टर्स का फिल्म देखते हैं हम, चाहे आप
एमजीआर को देख लीजिए, बिल्कुल। करुणानिधि को देख लीजिए, जयललिता को देख लीजिए, इनका जो फेम रहा है कि आए और छा गए, यही काम विजय ने किया है, कुछ नया नहीं किया उन्होंने। विजय यंग यूथ में जो है बहुत पॉपुलर हैं, उनकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, पैन इंडिया अपील है उनकी। भले ही वो तमिल में फिल्में बनाते हैं, तमिल का सुपरस्टार है, लेकिन पैन इंडिया अपील है। और साउथ के सुपरस्टार के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि अगर एक साउथ का सुपरस्टार कहीं भी आता है और एक दिन पहले पता चल जाए कि हमारा सुपरस्टार आ रहा है, तो लाखों लोग आ जाते हैं भाई, बिल्कुल। ट्रेन से, बस से, जीप से, टैक्सी से, पैदल, बस एक झलक देखने के लिए उसको आ जाते हैं और वोट भी दे देते हैं। यहां पे भी यही हुआ है कि जयललिता के जाने के बाद एक शून्य तो वहां पैदा हुआ है। एआईडीएमके कभी एकजुट हो ही नहीं पाई, पनीरसेल्वम कभी उसको संभाल नहीं पाए। डीएमके में स्टालिन रहे, लगातार 2 बार रहे, लेकिन अब 10 साल हो गया था उनको भी, करुणानिधि के जाने के बाद वो भी कमजोर पड़े थे, लेकिन 10 साल उन्होंने संभाला। कांग्रेस वहां पे कोई ध्रुव बन नहीं पा रही थी। विजय के रूप में वहां पे एक नई पार्टी का उभार वहां पे दिखा। क्योंकि भाजपा की राजनीति जो है, जैसे बंगाल में लंबे वक्त तक खारिज होती रही, तमिलनाडु में भी वो राजनीति खारिज होती रही है। हिंदी पट्टी की राजनीति और जातिगत राजनीति जो है उसकी, वो वहाँ पे हमेशा खारिज की जाती रही है। भाषा को लेकर के जो राजनीति होती है वो खारिज की जाती रही है। और एक जो उत्तर भारत की पूरी राजनीति है वो दक्षिण भारत में कभी चली ही नहीं। पेरियार का वहाँ पे हमेशा से वो स्ट्रांग होल्ड रहा। और इसके बीच में तमिलनाडु आ गए, या ये विजय आ गए। विजय हिंदू भी नहीं है, जोसेफ विजय है, क्रिश्चियन है, इनको इस पूरी किसी जाति की राजनीति से कोई मतलब नहीं है, धर्म की राजनीति से कोई मतलब नहीं है। उन्होंने एक पॉपुलर नोशन दिखाया, एक नया चेहरा दिखाया, अपनी फिल्में दिखाई, अपना चेहरा दिखाया, और आज की डेट में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर। और वही स्टारडम का नतीजा इस वक्त आप देख रहे हैं कि किस तरह से तमिलनाडु में, जिस तरह से बंगाल में एकदम से बदलाव हुआ, उसी तरह से तमिलनाडु पूरी तरह से बदल गया। हालांकि इसी से ठीक उलट आते हैं अब असम पे। असम में तो भाई मामा हैं। असम में हिमंता विश्व शर्मा ने जो किया, वो उनसे ज्यादा, वो जितना अपने लिए फायदा करते उससे ज्यादा नुकसान कर दिया कांग्रेस ने हिमंता विश्व शर्मा की पत्नी को टारगेट करके। आपने जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, वो नैरेटिव वहां पे चल नहीं पाया। 5 पासपोर्ट का मुद्दा रहा, आपने आरोप लगाया, आरोप लगाते दम होता गिरफ्तारी देते। आप जब गिरफ्तारी देते तो कहते कि हाँ मैं खड़ा हूं इस मुद्दे के साथ। आप बीच में भाग गए, आप एंटीसिपेटरी बिल लेने चले गए, आप साउथ गए, वहां से खारिज हुई, आप भागते रहे भागते रहे भागते रहे, आप उस मुद्दे पर अड़े नहीं। पवन खेड़ा ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अगर पवन खेड़ा की उस बात में दम होता तो वो बात राहुल गांधी को खुल के कहनी चाहिए थी। बिल्कुल वहां पे वो बात तरुण गोगोई को कहनी चाहिए थी वहां खुल के। उनके ही नेता उनके साथ नहीं रहे, और जो तरुण गोगोई के लेकर के हिमंता ने आरोप लगाए वो तो थे ही। तरुण गोगोई ने कहा कि वो भ्रष्टाचार है, ये है, वो है, कोई काम नहीं आया, क्योंकि हिमंता का इकलौता बस एक ही एजेंडा था, घुसपैठिया। और असम की पूरी डेमोग्राफी, अगर आप असम में जाएंगे, असम के लोगों से बातचीत करेंगे, तो एक डर वहां पे तो ये बना रहता है। हिमंता बार बार ये नहीं कहते थे कि मैंने खत्म कर दिया, वो कहते थे कि मुझे डर है कि ये होगा। मैं स्कूल बना तो रहा हूं, लेकिन मेरा डर ये है कि 20 साल बाद इस स्कूल में मैं नहीं जा पाऊंगा। मैं पुल तो बना रहा हूं, लेकिन मेरा डर ये है कि 20 साल बाद मेरी गाड़ी इससे नहीं चलेगी। ये बार बार अपने बयानों में कहते रहे, ये बार बार अपने भाषणों में कहते रहे, घुसपैठिया आ जाएगा, घुसपैठिया आ जाएगा, घुसपैठिया आ जाएगा। मैं भगा नहीं पाऊंगा, मैं थोड़ा पुश कर पाऊंगा कि जो बदलाव, डेमोग्राफिकल बदलाव 20 साल में होना है, 15 साल में होना है, मेरे रहते वो 25 साल हो जाएगा, लेकिन ये होगा। ये बार बार ये कहते रहे कि ये होगा, बदलेगा बदलेगा, बांग्लादेशी ही यहां का मुख्यमंत्री होगा, मेरे रहते ये टाइमलाइन 5 साल और आगे बढ़ सकती है। तो ये जो डर उन्होंने दिखाया, ये डर वहां पे जेन्युइन है, और ये दिख रहा है वहां पे। पुडुचेरी पे आता है, पुडुचेरी का क्लियर था मामला, चूंकि केंद्र शासित प्रदेश है तो वहां पे बहुत कुछ उलटफेर होना नहीं था। सत्ता जैसे होती है वैसे चलती है, तो वहां पे एनडीए की जो बढ़त है वो साफ साफ है। चूंकि पूरा फोकस जो है वो बंगाल को लेकर के ही है, और बंगाल में लगातार भारतीय जनता पार्टी की बढ़त बढ़ती ही जा रही है। जितनी देर मुझे लग रहा है हमारी चर्चा चली, उतनी देर में 15 सीटें बीजेपी की यहाँ पर आगे बढ़ती हुई नजर आ गई, और तस्वीरें और लगातार आती ही जा रही हैं किस तरह से वहाँ पर फूल फेंके जा रहे हैं, और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर है
गजब इस बार बंगाल में खेला हुआ। हालांकि देखना अब ये होगा कि यह आंकड़ा क्या 175 तक ही रहता है या इसके आगे जाता है या इससे थोड़ा सा कम होता है। अंतिम नतीजे जो भी होंगे हम लगातार अपने दर्शकों को बताते रहेंगे, और अभी के लिए फिलहाल इतना ही यहीं रुकते हैं।